हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत हमारी जो सीटेट जुलाई 2024 की क्लासेस लगातार चल रही हैं, अच्छे ढंग से चल रही हैं, उसमें आज हमारी सीडीपी की नेक्स्ट क्लास है, जिसमें आज हम सीडीपी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे, जिसका नाम है सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या फिर व्यक्तित्व का सिद्धांत। इसे व्यक्तित्व का भी सिद्धांत कहा जाता है। एक नंबर तो कभी कभी यहीं से आ जाता है कि व्यक्तित्व का सिद्धांत किसने दिया है, तो सिगमंड फ्रायड ने दिया है। दूसरा प्रश्न बन जाता है व्यक्तित्व के सिद्धांत का अन्य नाम क्या है, तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो चलिए फिर आज का हमारा टॉपिक क्या है, सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या फिर व्यक्तित्व का सिद्धांत। चलिए बिना किसी देरी शुरू करते हैं। सिगमंड फ्रायड का साइको एनालिटिक थ्योरी या फिर मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, इस सिद्धांत का प्रतिपादन सिगमंड फ्रायड ने किया, जो ऑस्ट्रिया के निवासी थे। ध्यान रखिएगा, ये ऑस्ट्रिया के निवासी थे। इस सिद्धांत में मन या मस्तिष्क का विश्लेषण किया गया है। तो इन्होंने क्या किया है, मस्तिष्क का विश्लेषण किया गया है। तो प्रश्न ये भी बन सकता है, अगर प्रश्न को टफ करना होगा, कि सिगमंड फ्रायड ने अपनी थ्योरी में किस बात पर जोर दिया है, किस बात पर उनका मुख्य बिंदु उनकी थ्योरी में क्या है। तो मस्तिष्क के बारे में मस्तिष्क का विश्लेषण किया है। इन्होंने तीन प्रकार के मन बताए हैं। पहला है चेतन मन, दूसरा अर्धचेतन और तीसरा क्या होता है, अचेतन मन, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चेतन मन 10% होता है, पूरे मस्तिष्क का 10% क्या होता है, चेतन मन होता है। यह मन प्रेजेंट के विचारों से रिलेटेड होता है, जो हम प्रेजेंट में सोच रहे हैं। जैसे कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तो प्रेजेंट में जो चीज़ें मुझे समझ में आ रही, मुझे जो सोच में आ रही हमारी, वो क्या है, चेतन मन या फिर कॉन्शियस माइंड है। अर्धचेतन मन क्या है, इसमें हमें तुरंत ज्ञान नहीं होता, लेकिन कुछ टाइम देकर याद किया जाए तो ज्ञान याद आ जाता है। तो अर्धचेतन मन क्या होता है कि कभी कभी कोई ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो हम भूल चुके होते हैं, लेकिन थोड़ा सा कोई अगर हिंट दे दे, थोड़ा सी कोई मदद कर दे, या फिर कभी कोई परिस्थिति में हमने कोई चीज़ याद की है, तो दोबारा वही परिस्थिति अगर हमारे सामने आ जाती है, वैसी ही माहौल बन जाता है, तो हमें वो चीज़ें याद आने लगती हैं। तो ये सब चीज़ें किस में होती हैं, ये हमारे अर्धचेतन मन में होती हैं, जिसे सबकॉन्शियस माइंड कहा जाता है। और इसमें हमें तुरंत ज्ञान नहीं होता है, लेकिन कुछ टाइम देकर याद किया जा सकता है। तीसरा प्रकार मन का है अचेतन या फिर अनकॉन्शियस माइंड, जो कि मस्तिष्क का 90% होता है। इसमें वे बातें होती हैं जो हम करने पर भी याद नहीं आती हैं, हम भूल चुके होते हैं और हमारे याद करने पर भी वो याद नहीं आएंगी। तो अचेतन मन में क्या होता है कि ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम भूल चुके होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें लगातार दिन प्रतिदिन हमें पता चलती रहती हैं, लेकिन समय समय पर वो गुजरती जाती हैं, बीतती जाती हैं, मिटती जाती हैं। ये अचेतन मन के अंदर आता है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, इसको व्यक्तित्व का सिद्धांत भी कहा जाता है, साइको एनालिटिक थ्योरी। ये ऑस्ट्रिया के निवासी थे। इस सिद्धांत का प्रतिपादन सिगमंड फ्रायड ने किया था। इन्होंने मस्तिष्क का विश्लेषण किया था, तो इनके सिद्धांत का जो मुख्य बिंदु था मस्तिष्क का विश्लेषण। इन्होंने मस्तिष्क या मन को 3 भागों में बांटा। चेतन मन, जो कि मस्तिष्क का 10% होता है, जो प्रेजेंट के विचारों से संबंधित होता है। अर्धचेतन मन, जिसे सबकॉन्शियस माइंड कहा जाता है, इसमें हमें तुरंत ज्ञान नहीं होता है, लेकिन कुछ टाइम देकर अगर हम उसको स्मृति में अपने लाएँ तो याद आ जा सकता है। अचेतन मन, जो कि 90% मस्तिष्क का होता है, 90% भाग, इसमें वे बातें होती हैं जो हम बिल्कुल भूल चुके होते हैं, और याद करने की कोशिश भी करें, कितनी भी कर लें, हमें वो याद नहीं आएंगी। फ्रायड ने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है। ईद हो गया पहला, देख लेते हैं ईद। दूसरा क्या होता है, ईगो, और तीसरा होता है सुपर ईगो। ईद, ईगो और सुपर ईगो। ईद क्या होता है, अब देख लेते हैं। ईद या ईदम इसे कहा गया है। इसमें व्यक्ति की शारीरिक और मूल आवश्यकताएं हैं, जैसे कि भूख, प्यार, सेक्स आदि की सेटिस्फाइड करना होता है। यह सामाजिक आवश्यकताओं और नैतिक मूल्यों की चिंता किए बिना इच्छाओं की पूर्ति पर बल देता है। तो ईद में क्या होता है कि आपकी शारीरिक और मूल आवश्यकताएं जो होती हैं, उसको आपको सेटिस्फाई करना होता है, और इसमें आप सामाजिक आवश्यकताओं और नैतिक मूल्यों की चिंता नहीं करते हैं और अपनी इच्छाओं की पूर्ति पर बल देते हैं। तो प्रश्न बनता है कि अगर किसी व्यक्ति में ईद ज़्यादा है, ईदम ज़्यादा है, तो वो कैसा होगा, तो वो सामाजिक आवश्यकताओं पर ध्यान नहीं देगा, वो नैतिक मूल्यों पर भी ध्यान नहीं देगा, वो अपनी भूख मिटाने पे ध्यान देगा, चाहे उसके लिए उसको चोरी ही ना करनी पड़े, वो अपनी भूख प्यास मिटाने के लिए चोरी भी कर सकता है, मर्डर भी कर सकता है, कोई भी अनैतिक कार्य कर सकता है। वो सामाजिक आवश्यकताओं को नहीं देखेगा कि समाज की आवश्यकता क्या है, समाज कैसा रहना चाहता है, हमें कैसे सिखाना चाहता है। नैतिक मूल्यों को भी नहीं देखेगा कि हमारी मोरल वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए। उसको, जिस व्यक्ति के अंदर ईड अगर ज़्यादा होगा, उसको व्यक्ति की शारीरिक और जो मूल आवश्यकता है उसको पूरा करना है, चाहे वो जैसे ही पूरा वो करे। तो ईड में यही होता है। और जिसके अंदर ईड ज़्यादा होता है वो कैसा होता है, बुरी पर्सनालिटी का व्यक्ति हो जाता है। ईगो क्या होता है, यह आवश्यकताओं या इच्छाओं की संतुष्टि की योजना का निर्माण करता है और उसका इम्प्लीमेंटेशन करता है या परिणामों की चिंता करता है। तो ईगो क्या होता है कि जो हमारी आवश्यकता या इच्छाएँ हैं, उसकी संतुष्टि हमें कैसे करना है, उस योजना का निर्माण करता है। तो ईड क्या करता है, हमारी इच्छाओं और
व्यक्ति की शारीरिक और मूल आवश्यकताओं को सेटिस्फाई करना होता है, लेकिन उसको हम सेटिस्फाई करें कैसे, इसका काम ईगो का है। ये अहम का काम होता है। यह आवश्यकताओं और इच्छाओं की संतुष्टि की योजना का निर्माण करता है और उसको इम्प्लीमेंटेशन अर्थात उसको लागू भी करता है और परिणामों की चिंता भी करता है। तो ये क्या होता है, ईगो होता है। परा अहम क्या होता है, यह समाज द्वारा नैतिक सूत्रों के अकॉर्डिंग काम करता है। तो परा अहम एक गुड पर्सनालिटी, जो जिसके अंदर परा अहम या सुपर ईगो ज़्यादा होती है वो गुड पर्सनालिटी का बंदा होता है, या समाज द्वारा नैतिक सूत्रों के अकॉर्डिंग काम करता है। यानी जिस व्यक्ति के अंदर सुपर ईगो ज़्यादा होगा वह बुरे काम से उतना ही दूर होगा, जैसे कि चोरी न करना या झूठ न बोलना। तो मतलब जिसके अंदर जितना ज़्यादा सुपर ईगो होता है वह ज़्यादा उतना ही अच्छा क्या होता है, व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होता है, और वह उतने ही जो अनैतिक कार्य होते हैं उससे दूर रहता है। तो प्रश्न बनता है, अगर किसी व्यक्ति में परा अहम या फिर इडम से ज़्यादा है तो वह उस व्यक्ति की पर्सनालिटी कैसी होगी। तो 4 ऑप्शन दे देंगे कि नैतिक मूल्यों के खिलाफ काम करेगा, सामाजिक आवश्यकताओं के खिलाफ काम करेगा, नैतिक मूल्यों के रहकर नैतिक मूल्यों के अंतर्गत ही काम करेगा। तो 4 ऑप्शन दे देंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, पर्सनालिटी अच्छी होगी, सुपर ईगो अगर किसी व्यक्ति में ज़्यादा है तो उसकी क्या होगी, नैतिक मूल्य जो है उसके अंतर्गत ही वो काम करेगा, उसी के अनुसार वो काम करेगा। आगे देखते हैं। आगे इसी में इन्होंने बताया था कि ओडिपस कॉम्प्लेक्स क्या होता है। ओडिपस कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इसमें लड़का अपनी माँ से ज़्यादा प्यार करता है अपने पिता के मुकाबले। तो ओडिपस कॉम्प्लेक्स क्या होता है कि ओडिपस कॉम्प्लेक्स को इन्होंने एक टर्म दे दिया कि जो एक बेटा होता है वो अपनी माँ के प्रति ज़्यादा लगाव रखता है ना, जो एक बेटा होता है वो अपनी माँ के प्रति जो ज़्यादा लगाव करता है उसे ओडिपस कॉम्प्लेक्स कह दिया। इन्होंने एक टर्म दे दिया। जैसे आमतौर पर ऐसा देखा ही जाता है कि जो बेटा होता है वो अपने माँ के प्रति ज़्यादा लगाव रखता है और जो बेटी होती है वो अपने पिता के प्रति ज़्यादा लगाव रखती है। तो जो बेटा अपनी माँ के प्रति ज़्यादा लगाव रखता है वो ओडिपस कॉम्प्लेक्स हो गया, और जो बेटी अपने पिता के प्रति ज़्यादा लगाव रखती है वो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स हो गया। तो 2 टर्म का क्वेश्चन बनता है कि ओडिपस कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कि लड़का जो अपनी माँ के प्रति ज़्यादा लगाव या झुकाव रखता है, अपनी माँ से ज़्यादा प्यार करता है पिता के मुकाबले, वही ओडिपस कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जब लड़की अपने पिता से ज़्यादा प्यार करती है अपनी माँ के मुकाबले, वो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। आगे देखते हैं, जैसे कि फिगर में बनाया गया है। आगे होता है स्वमोह। स्वमोह क्या होता है, जिसे नार्सिसिज्म कहा जाता है, देख लेते हैं। इसमें व्यक्ति खुद से सबसे ज़्यादा प्यार करता है, मतलब जब व्यक्ति खुद से ज़्यादा प्यार करता है तो उसे स्वमोह या फिर नार्सिसिज्म कहा जाता है। इंग्लिश के टर्म सेम ही आएगा, हिंदी में कुछ और भी पूछ सकते हैं, इसलिए आपको कौन सा टर्म याद करना है, आपको इंग्लिश वाले टर्म याद करने, नार्सिसिज्म याद करना है। नार्सिसिज्म क्या होता है कि व्यक्ति खुद से सबसे ज़्यादा प्यार करता है। चलिए इसका एक बार हम रिविजन कर लेते हैं। सिगमंड फ्रायड का व्यक्तित्व का सिद्धांत या फिर मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या फिर साइको एनालिटिकल सिद्धांत होता है। ऑस्ट्रिया के निवासी थे। मन या मस्तिष्क के विश्लेषण इन्होंने किया था। मन को 3 भागों में बांटा। चेतन मन जो मस्तिष्क का 10% होता है, जो प्रेजेंट से संबंधित होता है। अर्धचेतन मन जो चीज़ें हम भूल चुके होते हैं लेकिन याद करने पे याद आ जाती हैं कुछ प्रयास करने पे। और अचेतन मन होता है जो हमारी माइंड का 90% भाग होता है। इसमें वे बातें होती हैं जो हम बिल्कुल भूल चुके होते हैं और याद करने पर भी याद नहीं आएंगी। फ्रायड ने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा। जिसके अंदर इड ज़्यादा होता है वह व्यक्ति अपनी शारीरिक और मूल आवश्यकताओं की पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, उसको सेटिस्फाइड करना है। और सामाजिक आवश्यकताओं और नैतिक मूल्यों की चिंता वो नहीं करता है, उसे अपनी भूख प्यास सेक्स जैसी शारीरिक और मूल आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। ईगो क्या करता है, जो यह आवश्यकताएं और इच्छाएं हैं इसको संतुष्टि हम कैसे करें उसका काम करने का निर्माण बनाता है, मतलब उसकी योजना का निर्माण करता है। हाँ, अगर आपको भूख लगी है, ईड अगर किसी के अंदर जाग गया है, ईड जाग गया है, तो वो क्या करेगा, उसको मान लीजिए भूख लगी है किसी के अंदर, तो वह यह नहीं देखेगा कि मुझे मेहनत करके कमा के खाना चाहिए या चोरी करके, तो वो चोरी करने का प्लान बना लिया। ईगो क्या करेगा कि चोरी करने का जो प्लान बनाएगा कि मुझे पहले ऐसे जाना होगा, फिर उसके बाद मुझे रात में ऐसे चाबियाँ चुरानी होगी, तो वो जो प्लान बन रहा है वो क्या है, वो ईगो काम करता है। और उसके बाद पराअहम क्या होता है, जो नैतिक सूत्रों के अकॉर्डिंग काम करता है वही पराअहम होता है। यानी जिस व्यक्ति के अंदर अगर सुपर ईगो ज़्यादा है तो वह उसका व्यक्तित्व बहुत अच्छा होता है और वो नैतिक मूल्यों के ही अंतर्गत रह के उसी के अनुसार कार्य करता है। उसके बाद ओडिपस कॉम्प्लेक्स आया था। ओडिपस कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जब लड़का अपनी माँ से ज़्यादा प्यार करता है अपने पिता के मुकाबले, तो वो ओडिपस कॉम्प्लेक्स होता है। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स क्या होता है कि जब जो लड़की है, जो बेटी है, वो अपने पिता से ज़्यादा प्यार करती है अपनी माँ के मुकाबले, वो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होता है। नार्सिसिज्म या स्वमोह क्या होता है कि व्यक्ति खुद से सबसे ज़्यादा प्यार करता है। चलिए फिर इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आपको यह टॉपिक पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारी PDF वहीं मिलेंगी। चलिए फिर, धन्यवाद।